हाँ, कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, विलुप्ति नियम है, अस्तित्व अपवाद है। और ये बात आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य पर, खासकर संसाधनों को लेकर, काफी हद तक लागू होती है। नमस्कार। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक अहम लेख पर चर्चा करने वाले हैं, अफ्रीका में चीन के खनन प्रभुत्व को चुनौती। ये विषय यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही उन सब के लिए भी जो वैश्विक राजनीति और संसाधन सुरक्षा को समझना चाहते हैं। पिछले लगभग 2 दशकों में हमने देखा है कि चीन ने अफ्रीका के खनन क्षेत्र में, खासतौर पर अहम खनिजों पर, अपनी पकड़ काफी मजबूत की है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, जो बैटरी वगैरह के लिए बहुत जरूरी हैं। सही। जैसे कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी को ही लें, दुनिया का लगभग 80% कोबाल्ट वहीं से आता है। और उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 80%, चीन नियंत्रित करता है ना, वो सिको माइंस जैसे समझौतों के जरिए। हाँ, वही मॉडल, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बदले माइनिंग के अधिकार दिए गए। लेकिन अब लगता है कुछ बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है। बिल्कुल। ये जो पुराना तरीका था ना कि आप कच्चा माल ले जाओ और बदले में थोड़ा निवेश या कुछ सड़कें पुल बना दो, अब वो सवालों के घेरे में है। अफ्रीकी देशों में अब ये एहसास बढ़ रहा है कि भाई हमारी जमीन से इतनी संपत्ति निकल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को उसका सही हिस्सा नहीं मिल रहा। मतलब वो सिर्फ कच्चे माल के सप्लायर बनकर नहीं रहना चाहते। एग्जैक्टली। अब वो अपनी एजेंसी, अपनी बात रखने का हक और आर्थिक संप्रभुता चाहते हैं, मतलब अपने संसाधनों पर अपना कंट्रोल। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर एक्शन भी दिख रहा है। कई उदाहरण है इसके। हाँ, जैसे डीआरसी में देखिए, चीनी कंपनियों को जो टैक्स छूट मिली हुई थी, उस पर काफी गुस्सा है लोगों में। हाँ, मैंने पढ़ा। एक सिविल सोसाइटी गठबंधन है, सीएनपीएवी। उनका कहना है कि सिर्फ 2024 में ही करीब $132 मिलियन का नुकसान हुआ इससे। इतना ज्यादा। तो अब वो सिको माइंस जैसे बड़े सौदों की पूरी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। और नामीबिया में भी एक मामला आया है। चीन की सिनफेंग इन्वेस्टमेंट्स पर आरोप है कि $80 मिलियन की रिश्वत देकर लिथियम खदान ली। हाँ, और उन्होंने कच्चा लिथियम तो चीन भेज दिया, लेकिन जो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का वादा था वो पूरा नहीं किया। ये एक पैटर्न सा बनता दिख रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ आर्थिक मुद्दे ही नहीं है, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं भी हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। जैसे जाम्बिया में एक चीनी कॉपर माइन से एसिड लीक हुआ और उसने एक जरूरी नदी को प्रदूषित कर दिया। ओहो, ये तो गंभीर बात है। बहुत गंभीर। कैमरून में भी सिनोस्टील के एक बड़े आयरन ओर प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। स्थानीय एनजीओज कह रहे हैं कि इससे पर्यावरण, लोगों की सेहत और सांस्कृतिक विरासत को खतरा है। और जिम्बाब्वे में भी तो हुआ था। नेशनल पार्क के पास कोयला खनन का परमिट रोक दिया गया था। हाँ, रोका गया। तो ये सब दिखाता है कि अब सरकारें और नागरिक समाज दोनों ही ज्यादा मुखर हो रहे हैं। वो अपारदर्शी अनुबंधों पर सवाल उठा रहे हैं, पर्यावरण मानकों को लागू करवा रहे हैं। मतलब अब वो पुराने ढर्रे पे चलने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ हम नीतिगत बदलाव भी देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वो निर्यात पर प्रतिबंध 2022 में जिम्बाब्वे ने, फिर 2023 में नामीबिया ने कच्चे लिथियम और दूसरे महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर रोक लगा दी। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद साफ है, कंपनियों पर दबाव डालना कि वो सिर्फ कच्चा माल निकालने के बजाय उसे वहीं प्रोसेस भी करें, लोकल वैल्यू एडिशन करें। अच्छा, तो मतलब देश के अंदर ही उसकी कीमत बढ़े और फायदा भी देश को मिले। आइडिया तो यही है। इसे लोकल बेनिफिशिएशन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ बैन लगा देना काफी है? शायद नहीं। इसके लिए और भी चीजें चाहिए होंगी। बिल्कुल। इसके लिए एक पूरी व्यापक आर्थिक रणनीति चाहिए। मतलब स्थानीय उद्योगों की क्षमता बढ़ाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और ये भी पक्का करना कि इसका फायदा सिर्फ कुछ बड़े लोगों को ना मिले, बल्कि आम लोगों तक पहुंचे। सही बात है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शोषण का बस तरीका बदल जाए। एग्जैक्टली। तो नीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर असरदार तरीके से लागू करना दूसरी। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो एक साफ बदलाव दिख रहा है। अफ्रीकी देश अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना हक जता रहे हैं। हाँ, वो शर्तों को बदल रहे हैं, पारदर्शिता मांग रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा चाहते हैं और अपनी खनिज संपदा से ज्यादा मूल्य चाहते हैं। तो चीन के लिए इसका क्या मतलब है? उनका जो दबदबा था, क्या वो कम हो रहा है? देखिए, उनका प्रभुत्व अब वैसा गारंटीड नहीं रहा जैसा पहले लगता था। ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो अफ्रीकी देश वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका को फिर से तय कर सकते हैं। मतलब सिर्फ कच्चे माल के निर्यातक होने से आगे बढ़कर। हाँ, उभरती हुई ग्रीन इकोनॉमी में वो अहम भागीदार बन सकते हैं। और जाहिर है ये बदलाव
चीन के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे की कीमत पर ही आएगा। तो संक्षेप में मुख्य बात यह है कि अफ्रीका के संसाधन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। देश अपने हितों को आगे रख रहे हैं। ये यूपीएससी के नजरिए से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसोर्स ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अफ्रीका का ये जो नया ज्यादा मुखर रवैया है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को कितना बदलेगा? और सबसे जरूरी, क्या ये बदलाव वाकई अफ्रीका में जमीनी स्तर पर सबके लिए आर्थिक तरक्की लाएगा, या फिर ये सिर्फ पुराने खेल में कुछ नए खिलाड़ी ले आएगा? इस पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज लाइक करें और आगे ऐसी ही चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।